Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 2018 में जो क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो डिस्कस कराया था. आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम का 2019 का क्वेश्चन करते हैं. आप लोग 10 ईयर्स जरूर परचेज कर लेना. 10 ईयर्स से मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था शायद कि पिछले 4 सालों के पेपर आप कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट है. हाँ, कंसेप्ट की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, तो पहले कंसेप्ट समझ लो और पिछले 3-4 साल के पेपर की प्रैक्टिस कर लो, बहुत है. ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं. 2019 का ये क्वेश्चन है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading and P&L account for the year ended on 31st March 2017 and balance sheet as on that date. हमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. फिर वही बात, तीनों चीजें साथ में बनाना. ठीक है, एक एक कर मत बनाना. तो नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं किस किस की है और ऊपर मार्क कर लेते हैं कि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आई है. पहली तो क्लोजिंग स्टॉक है 96,000, वो तो नीचे ही मार्क कर लो, चाहे सर्कल कर लो. Stock destroyed by fire ₹6,000 and insurance company accepted a claim of ₹3,600. तो ये जो हमारा स्टॉक था, जो हमने परचेजेस की थी, उसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स फायर की वजह से. तो आप लोग परचेजेस को मार्क कर लो. अभी जस्ट मार्क करो, उसके बाद एक एक करके डिटेल में हम लोग समझेंगे. सिर्फ परचेजेस को मार्क कर लो. आप परचेजेस आपको दे रखा है, देखो फर्स्ट डेबिट बैलेंसेस में लास्ट 5th है परचेजेस 2,70,000, मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट है ₹1,600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस वॉज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट इंक्लूडेड इन डेटर्स. तो रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो रेंट को मार्क कर लो. ये मार्क करने का बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि याद रहे जब हम कर रहे हो कि नीचे एडजस्टमेंट है. बार बार नीचे ना देखना पड़े कि इसकी एडजस्टमेंट तो नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट तो नहीं है. इससे बेटर है ऊपर ही मार्क कर लो. राइट ऑफ फर्दर बेड डेट ₹4,000, डेटर्स को मार्क कर लो, डेटर्स की एडजस्टमेंट है. सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, वो जो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस किया था हमने. अप्रूवल फॉर सेल ऑफ ₹2,500 हैज नॉट बीन रिसीव्ड टिल डेट. द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस सेल वॉज 25% ऑन कॉस्ट. ठीक है, तो ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला है. डेटर्स को मार्क कर ही रखा है हमने, चाहे एक बार और मार्क कर लो. ठीक है, डेटर्स की एडजस्टमेंट है. आया समझ में? तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक एक एडजस्टमेंट को डिटेल में समझेंगे. फिर सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 दे रखा है ₹70,000. कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक. लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक 70,000. ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हूं मैं और थोड़ा सा इसको ऐसे करूं. प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है ₹3.5 लाख. कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में. प्लांट एंड मशीनरी असेट है, ₹3.5 लाख असेट साइड में. रेंट है ₹30,000, जिसकी एडजस्टमेंट है. नीचे एडजस्टमेंट क्या है? ₹1,600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस वॉज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट इंक्लूडेड इन डेटर्स. हमने रेंट पे किया था, गलती से डेटर्स में ले गए, तो रेंट में ही जाना चाहिए. तो रेंट में ऐड कर दो, डेटर्स में से कम कर दो. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह की एडजस्टमेंट होती और वो इसके बाद दे रखी होती या इससे पहले दे रखी होती, इस एडजस्टमेंट से चाहे पहले दे रखी हो चाहे उसके बाद दे रखी हो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बनाना है वो ये ₹1,600 डेटर में से माइनस करने के बाद बनेगा या पहले बनेगा? तो बाद में बनेगा. ये नहीं, इस चीज पर बेस नहीं है कि कब दे रखी है, कि प्रोविजन की पहले दे रखी है तो पहले प्रोविजन की कर दो और ये वाली रेक्टिफिकेशन बाद में करना. बिल्कुल भी नहीं. आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सबसे पहले करने हैं, फिर उसके बाद ये प्रोविजन बनाना है.
ठीक है, तो 1600 रुपये डेटर में से माइनस करेंगे और रेंट में ऐड कर देंगे। तो रेंट में ऐड कर दो, 30,000 रुपये का रेंट है। रेंट कहाँ जाएगा? P&L में। तो टू रेंट, रेंट ऑलरेडी कितना दे रखा था? 30,000। तो 30,000 में ये 1600 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो 31,600। ठीक है, और डेटर में से माइनस करना है, डेटर हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये डेप्रीसिएशन वो है जो ट्रायल में दे रखा है। इसका मतलब इसकी एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, वो पास हो चुकी है। तो असेट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। आपका क्या काम है? सिर्फ P&L में लेके जाना खर्चे को। ठीक है, तो टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15,000। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपए। वेजेस 20,000। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। लेबर को देते हैं ना वेजेस, तो जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग में। परचेजेस और परचेज रिटर्न की जगह छोड़ देना। वेजेस 20,000। वेजेस के बाद सैलरी फॉर 11 मंथ्स 11,000। 11,000 रुपये सैलरी दी 11 महीने की। ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में करवाया था मैंने आपको। ये सारी एडजस्टमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर 11 महीने की ही सैलरी दी, इसका मतलब क्या है कि 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है। क्या करते हैं? एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, क्योंकि हम तो अक्रूवल बेसिस पे करेंगे ना, पूरे साल का रिकॉर्ड करेंगे, और वो 1 महीने का आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी लेके जाओ। जब 11,000 रुपये 11 महीने के हैं, तो 1 महीने के कितने हो गए? 1,000 रुपये। ठीक है, तो करिए इसको। तो टू सैलरी दे रखी 11,000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, जरूरी नहीं नीचे एडजस्टमेंट है, इम्प्लाइड का मतलब यही होता है, आपको फिर भी इसकी एडजस्टमेंट करनी है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। पहले एडजस्टमेंट सुन लेना सारी, तब उसके बाद आना इस क्वेश्चंस पर। सैलरी के बाद कैश दे रखा है 27,000 रुपये। इसका क्या करेंगे? कैश एसेट में जाएगा। कैश 27,000। परचेजेस 2,70,000 रुपये। परचेजेस 2,70,000 है, नीचे एडजस्टमेंट है उसकी। क्या एडजस्टमेंट है? सेकेंड पॉइंट पढ़ो। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6,000 रुपये एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 3,600 रुपये। 6,000 रुपये का स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्लेम एक्सेप्ट किया सिर्फ 3,600 रुपये का। ठीक है, दो तरीके हैं। या तो आप परचेजेस में से माइनस करो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा देंगे, वो जो गुड्स जल गए वो वापस नहीं लाकर दे देंगे, तो हमारी परचेजेस तो पूरी कम होएगी। कितने की? पूरे 6,000 रुपये की। तो या तो परचेजेस में से माइनस करना, या एक काम करो, इसको ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर दिखा दो। किसको? लॉस बाय फायर जो 6,000 रुपये का हुआ है, या तो उसको ट्रेडिंग की क्रेडिट पे दिखा दो या परचेजेस में से माइनस कर दो, एक ही बात है। तो परचेजेस में से माइनस करने की बजाय हम ट्रेडिंग की क्रेडिट में दिखा देते हैं, या तो मैंने सेल की जगह छोड़ दी। बाय लॉस बाय फायर कितने का हुआ है? 6,000 रुपये का। और टू परचेजेस इधर लिखते हैं। परचेजेस कितनी है? 2,70,000 रुपये। और परचेज रिटर्न है कहीं? परचेज रिटर्न कहीं है नहीं, तो परचेज डायरेक्टली आप बाहर लिखो 2,70,000, वरना इनर कॉलम में लिखते, फिर परचेज रिटर्न उसमें से माइनस करते। इस एडजस्टमेंट को पूरा करते हैं। लॉस बाय फायर हुआ 6,000 का, 3,600 इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देंगे, तो इसका मतलब 2,400 रुपये का अपना नुकसान है। वो अपना नुकसान कहाँ जाएगा? P&L में। तो टू लॉस बाय फायर 6,000 रुपये माइनस 3,600, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम 3,600। क्यों? क्योंकि अभी पैसा मिला थोड़ी ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो देंगे। तो जब
एक तरीके का डेटर की तरह हो गए, पैसा आएगा उनसे, इंश्योरेंस क्लेम हमने असेट साइड पर लिख दिया। ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो तीनों जगह जाती है, ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस होती है या क्रेडिट साइड पर दिखाई जाती है, एक ही बात है। और यहाँ पर आती है P&L में जितना अपना नुकसान हुआ एक्चुअल और जितना मिलने वाला है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। परचेजेस के बाद डेटर्स गिवन है 80,000 रुपये, इसकी भी एडजस्टमेंट है। अब इसकी तो दो एडजस्टमेंट है, एक तो रेंट वाली थी जो रेंट पे किया था 1600 का, वो इसमें से माइनस करना है। और फिर उसके बाद फर्दर बैड डेट दे ही रखा है। और इसकी तो एक और एडजस्टमेंट है, सॉरी 3 हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट क्या है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाली। ठीक है, देखिए तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर हम डेटर्स लिखें, पहले डेटर्स कितने हैं 80,000। 80,000 में से पहले तो रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो जो रेंट वाला पैसा था वो इसमें डला हुआ था, तो माइनस रेंट 1600। कितना बच गया, ये आ गया 78,400। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्रोविजन बैड डेट्स वगैरह वो बिल्कुल लास्ट में किया करो, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या बैड डेट है वो पूरा ट्रीटमेंट लास्ट में किया करो। अब अप्रूवल बेसिस वाला करते हैं। अप्रूवल बेसिस में क्या होता है, अप्रूवल बेसिस में ये कहता है 2500 के ऐसे गुड्स थे जो इन्होंने भेज रखे हैं अपने कस्टमर को और उसको ये बोला है कि आपको अगर पसंद ना आए तो वापस कर जाना। ये होता है अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस पर गुड्स बेचना। तो हम जब बेच रहे होते हैं गुड्स तब तो सब कुछ सेल में ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर बैलेंस शीट की डेट तक वो बंदा वापस आकर नहीं बताकर जाता और अभी भी उसका पीरियड है, मतलब एक टाइम पीरियड तो हम टाइम फ्रेम तो उसको देंगे ना कि इतने दिन में आप आ सकते हो। अब हो सकता है कोई बंदा 25 मार्च को ही गया हो, 25 मार्च को ही गुड्स लेके गया हो हमसे और उसको हमने 15 दिन दे दिए, तो 31 मार्च तक तो अभी 6 ही दिन बीते, अभी तो 9 दिन और बाकी है ना। उन 9 दिन में वो वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता गुड्स लेके। तो क्या हम इसको सेल ही माने रखें या नहीं माने, तो हम उस केस में इसको सेल नहीं मानेंगे, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करेंगे। अगर जब एक्चुअल में सेल होगी, जब वो पीरियड या तो एक्सपायर हो जाएगा तब उसको सेल मानेंगे। समझ में आया, क्योंकि अभी पीरियड है उसके पास, अभी वो वापस करने आ सकता है गुड्स को, तो इसको सेल मत मानो। लेकिन अगर सेल नहीं मान रहे तो अपना स्टॉक तो मानो, तो सेल और डेटर में से तो हटाएंगे, क्योंकि हमने एंट्री क्या की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वहां से तो हटा देंगे, माना। लेकिन अपना स्टॉक मानो फिर, तो जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा ना उस क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। आप सोचोगे कि क्लोजिंग स्टॉक में ये ऑलरेडी एडिट नहीं होगा, नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू निकाली जाती है ना वो गोडाउन में चेक करके निकाली जाती है कितने के गुड्स हैं, उसको ऐड करके। तो उसमें ये वाले गुड्स कहाँ होंगे जो है ही नहीं हमारे गोडाउन में, जो कस्टमर के पास पड़े। ठीक है, तो डेटर और सेल में से माइनस और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड। लेकिन दूसरी चीज, डेटर और सेल में से क्या माइनस होगा, सेलिंग प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड क्या होगा, अपनी कॉस्ट। हम सेल वैल्यू थोड़ी ना ऐड करेंगे स्टॉक में, भाई डेटर को तो हमने अगर 100 का बेचा है तो वहां तो 100 रुपए माइनस करेंगे, लेकिन अपना स्टॉक जब मानेंगे तो पूरा 100 रुपए थोड़ी ना ऐड करेंगे। हम अपने लिए 100 रुपए तो ही ना रखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन तो हटाओगे उसमें से। उसके लिए क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस सेल वॉज 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर 25% था, मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो उसमें प्रॉफिट कितना था, 25 रुपए। तो सेल कितने में करा होगा हमने, 125 रुपए में। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अप्रूवल फॉर सेल ऑफ ₹2500, सेल ऑफ 2500 में बेचा था, उसकी कॉस्ट निकालनी है। जो चीज 2500 में बेची थी उसकी कॉस्ट कितनी होगी, यूनिटरी मेथड लगाकर आप लोग कर ही लेते होंगे ये सब। कैसे, जैसे अगर 125 रुपए की चीज बेची तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 100, और इन्होंने कितने की बेची, 2500 की, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 100 अपॉन 125 इंटू 2500, कितना आ गया, 2000 रुपए कॉस्ट है
ये सेल्स। तो 2000 रुपये वाला सामान इन्होंने 2500 में बेचा था। समझ में आया? तो अब करते हैं इसको। तो अप्रूवल बेसिस वाला माइनस कर लो, कितने का? 2500 इसमें से माइनस करेंगे, और सेल में से भी 2500 माइनस करेंगे। तो सेल भी लिख ले हाथ की हाथ। सेल्स कितनी दे रखी है? 5 लाख रुपए की। पूरी एडजस्टमेंट हो जाएगी ना, हाथ की हाथ कर लेते हैं। तो माइनस अप्रूवल बेसिस। रिटर्न्स तो कहीं है नहीं इसमें, सेल्स रिटर्न, तो बस अप्रूवल बेसिस वाला 2500 और माइनस कर लो, ये हो जाएगा 4,97,500। ठीक है, इसमें से माइनस करो और इसमें और माइनस करो, 75,900। ठीक है, अब करते हैं वो बेड डेट्स वाली एडजस्टमेंट। बेड डेट्स वाली लास्ट में क्या करते हो? इसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर प्रोविजन भी बनाना होता तो प्रोविजन इस वाली वैल्यू पे थोड़ी ना बनाते। प्रोविजन की एडजस्टमेंट लास्ट में ही करनी चाहिए। आप प्रोविजन बनाते हो उन डेटर्स पर जो लास्ट में आपके डेटर्स बच गए। ये डेटर्स तो 2500 फिर क्या बाद में माइनस करते हैं उससे? नहीं, फिर तो आपकी पूरी वैल्यू पे बन जाता। 78,400 पर प्रोविजन बन जाता गलती से। और जबकि आप कह रहे हो उसमें से 2500 को तो हम डेटर ही नहीं मान रहे, है ना? तो प्रोविजन की बिल्कुल लास्ट में किया करो। लास्ट में मतलब डेटर्स की वाली जितनी भी एडजस्टमेंट हो उसके लास्ट में। ठीक है, तो अब बेड डेट का क्या है? वैसे इसमें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्रोविजन है नहीं। बेड डेट्स की मैंने क्या एडजस्टमेंट बताई हुई है? टू बेड डेट, एड फर्दर बेड डेट, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। तो उस एडजस्टमेंट को करते हैं। टू बेड डेट आपको ऊपर दे रखे हैं, टू बेड डेट्स आप चेक करो, ट्रायल में दे रखे हैं, इनर कॉलम में लिख लो वो वाला अमाउंट 6,000 रुपए। ऐड करो इसमें फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट है 4,000 रुपए के। न्यू प्रोविजन नहीं बताया। ओल्ड प्रोविजन है क्या? क्रेडिट बैलेंस पे चेक करो, ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो बस ये हो गया 10,000 रुपए। डेटर में से इसका क्या करते हैं? फर्दर बेड डेट का एक तो यहां लेके जाते हैं और एक डेटर में से माइनस करते हैं, क्योंकि ये वो वाले बेड डेट हैं जो डेटर में से माइनस नहीं हुए। जो ट्रायल में दे रखे हैं बेड डेट, उनकी एंट्री तो ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो माइनस फर्दर बेड डेट 4,000 रुपए। तो ये हो गया 71,900। नेक्स्ट, डेटर्स के बाद डिस्काउंट है 2,000 रुपए का। डिस्काउंट तो खर्चा है, P&L में जाएगा, तो टू डिस्काउंट कितने का है? 2,000 रुपए का। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा, टू कैरेज इनवर्ट्स 4,000 रुपए। बेड डेट्स तो हो गया। क्रेडिट बैलेंस पर चलते हैं। कैपिटल, कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए की। लिखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कैपिटल ओपनिंग 3 लाख रुपए। वेजेस आउटस्टैंडिंग कहां गिवन है? ट्रायल में, मतलब एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी, सिर्फ कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो कैपिटल के बाद ना 2 लाइन छोड़ देना, हो सकता है ड्राइंग्स और वो, वैसे ड्राइंग्स नहीं होगा क्योंकि डेबिट बैलेंस खत्म हो चुके, लेकिन प्रॉफिट की तो लाइन छोड़ ही दोगे ना। और याद रहेगा, ये इसलिए छुड़वा रहा हूं, याद रहेगा, हैबिचुअल रहोगे कि 2 लाइन छोड़नी होती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000 रुपए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सेल्स ऑलरेडी लिख चुके। क्रेडिटर्स 45,000, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल 16,000 रुपए। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट इनकम वाला है, क्रेडिट में दे रखा है ना, तो क्रेडिट मतलब
देखो कई लोग तो ऐसे याद कर लेते हैं, कोई भी चीज़ जैसे रेंट, डिस्काउंट वगैरह, ये सब जो नॉमिनल नेचर की चीज़ें डेबिट में दे रखी होगी तो हम भी डेबिट में लिखेंगे, उन्होंने क्रेडिट में दी होगी तो हम भी P&L के क्रेडिट में लिखेंगे। वरना लॉजिक भी है, डिस्काउंट क्रेडिट में दे रखा है मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है ना हमारी, तो इनडायरेक्ट इनकम है, इधर लिखो आप बाय डिस्काउंट कितने का है, 12,000 का। नेक्स्ट है कमीशन, ये भी इनकम है तो बाय कमीशन 8,000 रुपए की। ठीक है, नीचे एक एडजस्टमेंट रह गई क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज और याद रखनी है, वो अप्रूवल बेसिस। आप चाहते तो उसी के साथ कर भी सकते थे, तो बाय जब हमने वो अप्रूवल बेसिस करा था ना तभी कर सकते थे। बाय क्लोजिंग स्टॉक 96,000 ऐड कर दो अप्रूवल बेसिस वाला, कितने का था, इसमें कॉस्ट ऐड करना, इसीलिए तो वो ये कराया कि यही बताया था मैंने, इसमें तो कॉस्ट ऐड होगी ना हमारी, तो क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली कितना हो गया 98,000, और कहां जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में 98,000। ठीक है, बाकी तो हमने ऑलरेडी सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है। आया आपको ये अच्छे से समझ में? इसको क्लोज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग को क्लोज करो। ट्रेडिंग में क्रेडिट माइनस डेबिट करो, तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, है ना। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 5,95,500, 5,95,500, तो इस साइड का टोटल भी होगा 5,95,500। डिफरेंस निकाल लो, दिस माइनस दिस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन नीचे आएगा ना, कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 2,37,500। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 237,500। ठीक है, P&L यहां पे कंटिन्यू हो रहा है। अब P&L में देखो क्रेडिट साइड ही बड़ी है, इसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल है 2,57,500, 2,57,500 क्रेडिट माइनस डेबिट करो, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,84,500, 1,84,500। इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दीजिए, प्लस नेट प्रॉफिट 1,84,500, टोटल हो गया 4,84,500। दोनों साइड का टोटल लगा लो, तो दोनों साइड का टोटल है 5,50,500, 5,50,500। मैंने ये जो फिगर्स है ये जस्ट आंसर दे रखा था उसमें से नोट कर ली, वरना आपका ही टाइम वेस्ट होता, क्योंकि मैं कैलकुलेशन धीरे करता हूँ। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हम लोगों ने 2019 का क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।